हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो केंद्र से आपका स्वागत है। आज हमारे बीच इस वक्त के सबसे बड़े कवियों में गिने जाने वाले प्रोफेसर शिरीष कुमार मौर्य उपस्थित हैं। हम उनका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से, हिंदी विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे साथ मेरे विभागीय सहयोगी डॉक्टर अनिल कार्की हैं और शिरीष मौर्य जी हैं। मैं दोनों का पुनः स्वागत करता हूं और एक छोटी धन्यवाद राजन जी। अनौपचारिक बातचीत हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि ये बातचीत फलीभूत होगी और साहित्यिक अध्येताओं के लिए और छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। शिरीष मौर्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजन जी। पहला प्रश्न, जैसा कि अमूमन औपचारिकतावश पूछा जाता है, आज आप अपने उम्र के 5वें पड़ाव पर हैं, 50 पार करने वाले हैं। आप अपनी पिछली जिंदगी को, बचपन के अनुभवों को, अपने पुराने परिवेशों को, आपके परिवेश एक दो बार बदले हैं, आप कैसे अपने परिवेश को देखते हैं? अपने रचना कर्म में उसको कैसे याद करते हैं? जी देखिए, ऐसा है, मैंने इस पर एक बाकायदा वक्तव्य भी लिखा है, स्मृति, यथार्थ और स्वप्न करके, और वो मेरी एक किताब की भूमिका में छपा भी है। जो पिछली जिंदगी है उसको आमतौर पर साहित्य पर बात करते हुए, कविताओं में बात करते हुए नॉस्टेल्जिया मान लिया जाता है। उसको ये मान लिया जाता है कि वो पूर्व जीवन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आपका बीता समय है उससे आपका नया समय बनता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है और मैं उसको अपना समकाल मानता हूँ जो बीत गया। और जो मेरा समकाल बीत गया वही नहीं, जो मेरे पुरखों का काल है वो भी मेरे लिए समकाल हो जाता है। इस विशिष्ट अर्थ में मैंने बहुत विस्तार से इस पर लिखा है कि 1857 की क्रांति मेरी है, वो बहुत पहले हुई, लेकिन उसने मेरे आज के समय को बनाने में कुछ योगदान दिया, जो मेरा आज का समय है। क्योंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो हम बहुत वृहद परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। हम समाज की बात करेंगे, देश की बात करेंगे और समाज की, देश की बात करेंगे, यानी हम अनगिन अपने लोगों की बात करेंगे, जिन लोगों से देश बनता है, जिन लोगों से राष्ट्र बनता है। और इस तथ्य को बार बार भुला दिया जाता है कि राष्ट्र लोगों से बनता है। तो वो 1857 मेरा यथार्थ है, वो भी मेरा समकाल है। उसके बाद का पूरा संघर्ष है, 1847 है। उसके बाद की चीज़ें भी मेरी हैं, उनको मैं बहुत कोई बीता हुआ, कोई बहुत दूर का अतीत मानकर नहीं चलता। आपातकाल का समय है, आपातकाल के समय में मैं 2-3 साल का रहा हूँगा, लेकिन उसकी आहटें साहित्य में थी। और बाद में जब 10-15 साल बाद हम लोग साहित्य पढ़ने लगे तो तब वो आहटें हमें सुनाई दी, हमने उसकी शिनाख्त की, और सही गलत की शिनाख्त करते हुए हम बार बार समय में आगे पीछे गए। तो ये मेरे समय है ना। जो कुछ मेरे दादा ने किया, जो कुछ मेरे पिताजी ने किया, जो मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी तार में बंधे हुए हैं। समकाल एक बड़ा दायरा है, तो अतीत भी इसी तरह से एक बहुत बड़ा दायरा है। तो इस तरह से है, और उन चीज़ों, फिर वो चीज़ें लिखने में आती हैं, उससे हम अपनी पहचान करते हैं। अब उसको बहुत पारंपरिक भाषा में कहें कि हम अपने समाज की पहचान करते हैं, हम अपने सामाजिक संबंधों की पहचान करते हैं, हम अपने समय की राजनीति, हम पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की पहचान करते हैं, हम बड़ी बड़ी सैद्धांतिकी की पहचान करते हैं। उसी समय के भीतर उतने समयों में हमारी आवाजाही होती है। हमें छात्र के पास जाना होता है, वो हमारा समय नहीं है, हमारा आपका समय तो नहीं है ना। हमें मार्क्स के पास जाना होता है, हमें और विचारकों के पास जाना होता है। तो भले ही वो हमारा समय इस तरह से ना हो, लेकिन वो आवाजाही हमें करनी पड़ती है। दुनिया सैद्धांतिकी से चलती है, और सैद्धांतिकी आपको हो सकता है कि 10, 20, 50, 60, 70 हज़ार साल पहले भी ले जाए। तो इस तरह से उसका असर होता है, और मैं जब लिखता हूँ तो मेरी इस तरह की आवाजाही बहुत होती है। और इधर जब मैंने पिछले कोई 5-6 सालों से मैंने शायद व्यक्तिगत बातचीत में कुछ लोगों को कहा भी है, उस तरह से नहीं कहा है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ हेलो हल्द्वानी के माध्यम से कि मैंने कविताएं लिखना छोड़ दिया है। अलग अलग मैं श्रृंखलाओं पे काम कर रहा हूँ। मुझे बार बार ऐसा लगने लगा, उत्तर आधुनिकता को समझते हुए, उत्तर आधुनिक सैद्धांतिकी में जाते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई विरोध पाल के गया, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ बहुत विरोध है महान आख्यानों का, महानता का, ग्रैंड
उसका वो कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बार बार चीज़ों को डाइल्यूट करते हैं लोकल में, स्थानीयता में। और ये कोई कहने की बात नहीं है कि अगर उत्तर आधुनिकता लोकल के संरक्षण का, सामुदायिकता के संरक्षण की बात करती है और जिसको आप स्थानीयता कहते हैं, तो आमची मुंबई तो सब जानते हैं। इस हिसाब से तो वो उत्तर आधुनिक शहर है। तो हमारा मुंबई अपने नामकरण के साथ ही उत्तर आधुनिक शहर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि एक लेखक को बहुत आवाजाही करनी होती है और उसे करनी ही चाहिए। तो मैं ये करता हूँ। और ये जो श्रृंखलाएं हैं, मैंने बार बार ये देखा कि मैं फुटकर कुछ लिखता हूँ, 2 कविताएं लिखी, 3 लिखी, वो किसी पत्रिका में छपी, लोग कहते हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं वो आख्यान रच नहीं पाया जो मैं रचना चाह रहा हूँ। एक बड़ा वितान मैं साधना चाह रहा हूँ, मैं साध पाऊँ ना साध पाऊँ, मैं अपने समय को जिस बड़े कैनवास पे कहना चाह रहा हूँ वो मैं कह नहीं पा रहा, इसलिए मैंने श्रृंखलाएं लिखी। तो मैंने एक बाकायदा विरोध के रूप में, कि बड़े आख्यान नहीं होंगे के विरोध में, एक विनम्र विरोध के रूप में, इस तरह की कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने इस तरह के आख्यान रचने शुरू हुए किए। और पहला इस तरह की श्रृंखला मेरी ज्ञानपीठ से आई थी, प्रलापों की। दूसरी श्रृंखला अभी राजकमल से आई है, ऋतुरैन नाम से। तीसरी श्रृंखला चर्यापद भी राजकमल से आने वाली है, उन्होंने उसको छापेंगे, इस तरह का हुआ है। और 2-3 श्रृंखलाएं, एक श्रृंखला मेरी आत्मकथा नाम से आई है, जो पिछले 2 साल थे कोरोना के, उस समय मैंने जो कुछ भी लिखा पढ़ा, और उसका एक हिस्सा बल्कि हेलो हल्द्वानी ने कोरोना काल की कविताओं के अंतर्गत एक रिकॉर्डिंग भी कराई थी, तो वो हेलो हल्द्वानी के आर्काइव में भी कहीं होगा। उस श्रृंखला को लिखते हुए भी, मतलब उस आत्मकथा पर काम करते हुए भी, ये बड़ा विरोधाभास है कि आदमी अपने लोगों की बात करे, सामूहिकता की बात करे और लिखे आत्मकथा। कुमार अंबुज ने उस पर एक शानदार लेख लिखा है, उस पर श्रृंखला पर एक हिंदी की पत्रिका है ऑनलाइन, समालोचन, उस पर छापते हुए, तो उसमें अंबुज जी की एक शानदार लंबी टिप्पणी है, लेख। तो उसमें उन्होंने उसको सार्वजनिक आत्मकथा कहा है। जैसे मेरे ऋतुरैन भारत के आम नागरिक के ऋतुरैन है, वैसे ही आत्मकथा भी भारत के आम नागरिक की आत्मकथा है। इसमें उतनी निजता, हर व्यक्ति के जीवन की निजता है वो। तो किस तरह लुटते पिटते पछताते लोग आए, किस तरह वो लोग वापस गए, महामारी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह की स्थितियों से सामना हुआ, उस पर कोई सायास कुछ नहीं है। लेकिन मैंने चाहा कि एक आख्यान अगर बनता है किसी तरह तो बने, और वो किताब भी अभी छप कर आई है, मुझे मिली नहीं है। तो कुल मिला के ये है। अगर मैं आपसे कहूँ एक पाठक के नाते कि आपकी पुराने संग्रहों को जब हम याद करते हैं या जब हम उनको पढ़ रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि एक कविता दूसरी कविता का पूरक जैसी लगती थी, भले ही वो बिल्कुल अलग शीर्षकों में छपी हुई है, लेकिन ऐसा लगता था कि हाँ, यही बात उस बात का पूरक है जो पिछली कविता में हम पढ़ रहे थे या आगे आने वाली किसी कविता में पढ़ रहे थे। तो ये बीज कि एक लंबा आख्यान, आपने लंबी बात कहनी है लंबे शब्दों के साथ, ये बीज आप में तब भी थे जब आप श्रृंखलाबद्ध कविताएं नहीं लिख रहे थे। तो आप क्या इस बात को? जी बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि एक मनस्थिति में होता था और मैं पाता था कि एक मनस्थिति की जो कविताएं हैं वो 10, 20, 15 हो जाती थी और वाकई में श्रृंखला की तरह लिखती थी। और मत भूलिए कि हम उस परंपरा, मतलब पता नहीं ऐसा कहना इस कहने के लायक है या नहीं है, हम उस परंपरा के लोग हैं जो मुक्ति बोध की परंपरा है। अच्छा, मैं ये नाम ले ही रहा था कि क्या सचमुच छोटी कविताओं की जगह पर बड़ी लंबी कविताओं को स्थापित करने जैसी कोई चीज इसके साथ है कि हम नहीं मुक्ति बोध को याद करें, क्योंकि वो लंबी से लंबी कविताएं लिख रहे थे, 10-10, 15-15 पेजों की उनकी कविताएं। जी कहा गया वो तो उम्र भर एक ही कविता लिखते हैं। हाँ, क्यों नहीं, लिखी जा सकती है उम्र भर, एक ही कविता उम्र भर लिखी जा सकती है, और हो सकता है कि वो भी पर्याप्त न हो। कोई विरोध छोटी कविताओं से नहीं है। छोटी कविताएं दरअसल बहुत ज़्यादा बिंब केंद्रित होती हैं, आइडिया बेस्ड होती हैं। तब मैंने इसको पहले भी एक बार इस तरह की बहस छेड़ी थी कि एक आइडिया आपके दिमाग में आता, आइडियोलॉजी नहीं, मतलब उसको किस तरह का शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, कि एक तरकीब सी कौंधती है आपके मन में और आप 2-4 शब्दों का खेल करके एक लिखते हो, लोग कहते हैं वाह वाह ये बहुत अच्छी है। लेकिन एक होती है जिसमें पूरा थॉट प्रोसेस होता है। दरअसल हम जीवन को संबोधित करने चले हैं, हम कोई सर्कस करने नहीं चले, और हम जीवन की पीड़ा को संबोधित करने चले। अब इस पर तो लंबी बात हो सकती है कि साहित्य का प्रयोजन क्या है ना। मैं तो अब अध्यापक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को इधर हमेशा कहता हूँ कि प्रेमचंद का जो भाषण है आखिरी
साहित्य का उद्देश्य, उसे पढ़िए। उससे बड़ा दस्तावेज साहित्य का दूसरा नहीं है। तो साहित्य के प्रयोजन को जानना है तो उसको पढ़िए। हाँ, जीवन की आलोचना है। इतना इतना मुश्किल जीवन है, इतना जटिल है, उसको किसी हिकमत, किसी तरकीब, किसी चमत्कार के जरिए नहीं खोल सकते आप, है ना। आपको कोशिश करनी पड़ती है, और कोशिश आप जानते हैं कि कोशिश फिर लंबी होती है ना। तो वो कोशिश करती हुई कविताएं दिखती हैं, तो उन कविताओं में अगर वो कोशिश दिखती है, वो संघर्ष दिखता है, तो वो कविता मुझे तो अच्छी लगती है। और ये कोई शर्त नहीं है कि कविता लंबी ही होनी चाहिए। छोटी कविताएं अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं। छोटी कविताएं याद रह जाती हैं, है ना, वो काम आती हैं। लंबी कविताएं अक्सर आपको किसी पोस्टर पे काम नहीं आएंगी, लेकिन छोटी कविताएं काम आती हैं, याद रह जाती हैं, कैची होती हैं। तो उनका अपना एक वो है। लेकिन मैं संपूर्णता में मतलब अगर बात करूं, और मैं सिर्फ अपने लिए बात करूं, मेरी बात गलत भी हो सकती है, इसलिए मैं उसको सिर्फ खुद पर थोप रहा हूं, खुद के सहारे कह रहा हूँ। क्या मगध को, श्रीकांत वर्मा के मगध को या केदारनाथ सिंह के बाघ जैसे आख्यान को आप अपनी पूर्व पीढ़ी के तौर पर देखना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मैं केदार जी को तो नहीं, केदार जी के बाघ को नहीं, उससे मैं उतना मुतासिर नहीं हूँ। केदार जी ने बाघ को कुछ ज़्यादा रूपक बना दिया, कुछ ज़्यादा बिंब बना दिया, कुछ ज़्यादा कर दिया, बिना मूल तत्व बाघ को जाने, है ना। जो मूल तत्व है बाघ, उसको तो जानेंगे ना आप। लेकिन श्रीकांत वर्मा की जो मगध है वो निश्चित रूप से थाती है, और मैं बिल्कुल मानूंगा कि वो एक किताब है। और मुक्ति प्रसंग को, मुक्ति प्रसंग भी है। मुक्ति प्रसंग भी एक जो का कविता है, उसका जो संघर्ष है अलग तरह का। केदारनाथ जी का बाघ एक आम मनुष्य का प्रतिबिंब नहीं लाता है, जैसे ऋतुरायण आप जो है भारत भर के मनुष्य का। मुझे ऐसा लगता है जब वो कहते हैं कि बाघ ने सोचा जंगल में कहीं आम पक रहे होंगे, एक लंबी अंगड़ाई ली और चित्त हो गया बाघ, तो उस वक्त मुझे लगता है कि वो शायद वो गांव से बिछड़ा शहर में जैसे तैसे पल रहा एक ऐसा मजदूर है जो अपने गांव को असल में देखिए ना, मेरे कुछ हट है, मेरा कुछ अनपढ़पन है। रूपक की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। रूपक बड़ी चीज होती है, और रूपकों के सहारे ही जीवन आगे बढ़ता है। हम सब रूपक में रहते हैं एक, है ना। उस रूपक से बहुत विचित्र खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होता है। बाघ को आम की गंध से, मैं आपसे क्या कहा कि मूल तत्व को बहुत अच्छे से जाने बिना आप कुछ भी रूपक नहीं बना सकते ना। बाघ को आम की गंध से क्या मतलब? अपने जंगल को याद कर रहा हूँ। जंगल को बाघ आम की गंध से याद नहीं करता है। नहीं, क्या पता बाघ को आम की गंध आती है? नहीं, अब आप वो नहीं, हम मना भी नहीं कर सकते, लेकिन आप जंगल को अगर निकटता से जानते हैं, जो भी जानता है, दरअसल में उस जगह हाथ डालना इस तरह मुझे पसंद नहीं है जहां इस तरह के ज़मीन आसमान को उल्टाया पलटाया जाए ना। एक उसमें, बल्कि संयोग की बात है कि 2008 में एक सेमिनार हुआ था नैनीताल में, आप थे उसमें, सुनीता भी थी और अनिल तब नहीं थे। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी केदारनाथ सिंह को दूरदर्शन पे साक्षात्कार करने की। तो मैंने वो साक्षात्कार किया और मैंने उनसे कहा कि आपने लिखा है उसमें बाघ में कि मैं चल दिया उस बाघ को खोजने, जो को खोजने, जैसा वो था टूटने से पहले त्रिलोचन के पीछे पीछे। और मैं कुछ ऐसी पंक्तियां थी कि मैं त्रिलोचन, हाँ, तो त्रिलोचन को उन्होंने अपना काव्य गुरु माना। केदार जी की कविताएं उठाइए और उनको देखिए, तो कहाँ से गुरु हैं वो, है ना। असल में बहुत प्रभाव केदार जी पर अपने पीएचडी के विषय का भी है, छायावाद और बिंब विधान का उन पर बहुत बड़ा पश्चिम का जो बिंब विधान है उसका बहुत प्रभाव है। वहाँ इंग्लैंड का कवि जो है वो व्हेल से बहुत बतियाता है ना। तो इस तरह यहाँ रहकर कि बाघ को आम की गंध आएगी, या बाघ का बहुत अति मानवीकरण करना और मनुष्य होने को बहुत थोप देना बाघ पर, बहुत अच्छा होगा, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये राह नहीं होगी और ये कविता मुझे पसंद भी नहीं होगी। केदार जी की दूसरी जो कविताएं हैं वो शानदार हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी कविताएं हैं, है ना। हाँ, लेकिन श्रृंखला के तौर पर मैं बाघ से कोई प्रेरणा ग्रहण नहीं करूँगा। मैं दरअसल इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे पाठकों के लिए, वैसे श्रोताओं के लिए भी है, जब पूरी दुनिया को संकेतों के समुच्चय में घिरने की बात कही जा रही है,
हंसने के लिए हम इमोजी इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, या अलग अलग तरह के इमोजीज हमारे पास है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। ऐसे समय में इतना लंबा वितान जो रचा जा रहा है कविता में, वो दरअसल किस चीज़ की भरपाई है, और उसका होना और इसका होना, संकेतों के समुच्चय का, दुनिया को संकेतों के समुच्चय में बदलना, और इस लंबे वितान का होना कविता में, ये कैसे एक दूसरे के निकट है, या कैसे एक दूसरे से अलग है? हाँ, ये निकट ही तो नहीं है ना। असल में बात यही हो रही है ना कि वो इमोजी, वो भाव चेहरों से गायब होते जा रहे हैं, वो आभासी संसार में जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, भाषा से भी गायब हो रहे हैं, चेहरों से भी गायब हो रहे हैं, और बाकायदा जो है, आप लोग जानते होंगे, एक हाइपर रियल की थ्योरी है, बौद्रिया ने इस पर काम किया है। आप देखिए कि आभासी संसार इतने जोरों पर रचा जाता है। जब खाड़ी युद्ध हुआ तो CNN ने उसका फुटबॉल मैच और क्रिकेट मैच की तरह लाइव प्रसारण किया, है ना। तो कैसे चीज़ों को हाइपर में पहुंचाया जाता है। आप ये देखिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया कितनी गंभीर है, और फिर वो फिल्म है अवतार, जहाँ वो नीले नीले लोग हैं, वो जो अपनी चोटी पेड़ से जोड़ते हैं तो पेड़ से बात करते हैं। दुनिया को बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर दिया है हाइपर रियल में। अच्छा, हम शायद उसे रोक नहीं सकते, पता नहीं, आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है। एक वक्त में मुझे लगता था कि शायद हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन ये बहुत दुखद प्रसंग है कि वाकई में चीज़ें रियल से हाइपर रियल में शिफ्ट हो रही हैं बहुत तेज़ी से। अभी कल परसों ही कोई अच्छे खासे 50-60 साल की उम्र के व्यक्ति ने मुझसे ये पूछा कि ये पेड़ आम का है कि लीची का है। दोनों पर बौर आ गए हैं, वो आम लीची में फ़र्क नहीं हो पा रहा है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आभासी संसार में जा रही हैं, तो वो होना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। और जैसा जानते हैं कि पर्यावरण की चिंता कथित तौर पर तो उत्तर आधुनिकता बहुत करती है ना, लेकिन कुछ हो पाता है? क्या हो रहा है उस उत्तर आधुनिक चिंता के बावजूद? क्या कुछ हो पा रहा है? तो उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ होना है। होना फिर वही है कि क्या आप मूल तत्व को पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं बाग क्या होता है? आम की गंध उसको जब आएगी तब आएगी, लेकिन बाग क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा, है ना। और यही जो बाग क्या होता है, जो ये जानता है वही बचाएगा। तो अब ये आभासी संसार में जाके दुनिया कितनी बचेगी, कैसी बचेगी, खुद को क्या रचेगी, देख ही रहे हैं आप ना। और जब आफत आती है, मुश्किल आती है, फिर वो आभासी संसार में नहीं आती है, फिर वो वास्तविक संसार में आती है, जो तो महामारी। इसका मतलब कुल जो लबोलुबाब मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि अपने को कहने, अपने को व्यक्त करने के जो अवसर है इंसान के पास, वो लगातार घटते जा रहे हैं। और ऐसे में जो साहित्य है, खासकर जो जिस तरह की कविताएं आप लिख रहे हैं, इधर 4-5 संकलन जो आए हैं, क्या वे कविताएं एक तरह से नया फॉर्म लेती हुई नजर आ रही है, नए रूप विधानों को रचती? नहीं, नए का दावा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अच्छा देखिए, आभासी संसार में जाने से मैं भी नहीं बचा हूँ, आप भी नहीं बचे, लेकिन हम जाते हुए भी एक वास्तविक ज़मीन अपने लिए बचाए रखें। कुल मिला के संघर्ष ये है। हाँ, मैंने अपना फॉर्मेट थोड़ा तोड़ दिया है, मैंने अपनी भाषा में कुछ तोड़ फोड़ की है, वो सही गलत पता नहीं क्या है। मैंने चर्यापद करके जो श्रृंखला लिखी है वो बिल्कुल अलग भाषा में है। मैं इन दोनों ही नामों को लेकर के थोड़ा सा तत्सम है, थोड़ा सा तत्सम है, खुद अलग है। जैसे आप ऋतुरेण, उसका नाम है, और वो बिल्कुल लोकल शब्द है। आप उससे पूरे देश की जन कथा, पूरे देश की ऋतुरेण कह रहे हैं। और इधर फिर चर्यापद का भी मामला ये है, मैंने खुद को 1-2 साल पहले बड़ा भौचक्का पाया भद्रक की तरह। मुझे भद्रक बड़ा दिलचस्प लगता है पात्र ना। मतलब बुद्ध ने जिन 5 शिष्यों को, मित्रों को, जो उनके शिष्य हुए, पहला उपदेश दिया, उनमें एक भद्रक भी था, भदिया। तो बुद्ध ने पहला उपदेश उसे दिया, और जब बुद्ध मर रहे थे तो बुद्ध को झोपड़ी से बाहर रोने की आवाज़ आई, तो उन्होंने आनंद से कहा, आनंद तब तक उनके बहुत खास शिष्य बन चुके थे, तो धर्म और राजनीति और सत्ता के गठजोड़ दिखने लग गए थे। तो आनंद से उन्होंने कहा, बाहर कौन रो रहा है? तो उन्होंने कहा, आपका मित्र भद्रक। उन्होंने कहा, वो रो रहा है? उन्होंने कहा, अरे, ने कहा, मैंने उसको पहला उपदेश दिया था,
मुझे लगा वो मुक्त हो गया, वो इतने साल वो रो ही रहा है, बुलाओ उसे, क्यों रो रहा है? तो भद्रक को बुलाया गया, भद्रक से पूछा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा आप जा रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका निर्माण हो जाएगा, हमें प्रकाश कौन देगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो बुद्ध का आखिरी उपदेश भी भद्रक को था, आप दीपो भव, कि भद्रक अपना प्रकाश आप बनो। लेकिन अब भद्रक ये कर नहीं पाया, भद्रक रोया। भद्रक के भीतर जो मनुष्यता है वो मुझे आकर्षित करती रही। तो 21वीं शताब्दी का भद्रक मैं हो गया, और वो पूरा जो गठजोड़ है सत्ता से धर्म का, उस पर बहस की मैंने। तो भाषा हालांकि मुझे वहां ले गई, मुझे उस भाषा में बात करनी पड़ी, है ना। पुरानी कविताओं में जो भाषा आपकी दिखती है और इधर जो एकदम नई भाषा दिख रही है, वो एकदम काफी बदलाव है। ये क्या समय सापेक्ष है? नहीं, ये विषय पर ऐसे समय में विषय पर है, या ये जो समय चल रहा है उसमें भाषा का बदलना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं, वो ऐसा हुआ है कि अच्छा मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से जो चर्यापद की भाषा है वो उसके विषय की मांग है। राग पूर्वी पर मैंने काम किया और आप उसकी भाषा देख रहे हैं, है ना। वो हिंदी अकेली भाषा नहीं है ना, जुड़वा बहने हैं। उर्दू और हिंदी साथ पैदा हुई हैं, एक साथ पैदा हुई हैं, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो आप मान सकते हैं कि हाँ ये मेरी राजनीति भी है, मैं लिखूंगा, इस भाषा में भी लिखूंगा ना। तो उर्दू खूब है उसमें। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसमें आपको अर्थ करने चाहिए, आपने इतनी उर्दू लिखी है। तो मुझे तो उर्दू उस तरह से नहीं आती है, लेकिन मैंने लिखी है। इतनी उर्दू तो सबको आनी चाहिए, इतनी खूबसूरत ज़ुबान है और बहन है वो हिंदी की। बल्कि मैं तो एक इसमें संयोग से एक बात आई है तो बता दूं कि मैं एक किताब की योजना बना रहा हूं जिसमें मैं उर्दू के पसंदीदा कवियों पर लिखूंगा। आधे लोगों पर मैंने लिख भी लिया है और उस किताब का नाम मैंने रखा है खाला का घर। बहुत बढ़िया है ये तो प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं बात आप लोगों की सुन रहा था। एक पुराना प्रश्न है, जो वो प्रश्न छूट गया था, कविता पर आ गए थे आप, लेकिन मैं उससे क्योंकि आप मिले हैं तो इसलिए शेयर करने का लोभ भी नहीं हटा पा रहा हूँ। और अनिल हैं यहाँ पर। इस बीच कुछ नई किताबें हमने पढ़ी जो मानव जाति के इतिहास पर इन दिनों बड़ी फेमस भी हुई और बड़ा तहलका उन्होंने मचाया, और वाकई बहुत शानदार किताबें हैं। जैसे हरारी की कुछ किताबें हैं, या बाद में जो ह्यूमन काइंड करके एक नई हिस्ट्री आई जिसके लिए हरारी का कहना था कि इसने मुझे चैलेंज कर दिया। तो इस तरह की कुछ 4-5 किताबें जो बेस्ट सेलर हुई वो हमने इस बीच पढ़ी। मुझे वो किताबें बहुत पसंद आई, लेकिन जब मैंने दूसरे तरह से सोचना शुरू किया तो देखा कि उसमें ह्यूमन काइंड का इतिहास तो है ही, मानव जाति का इतिहास है, वर्तमान के साथ भविष्य पर की भी बात होती। होमोडेयस करके एक किताब है जो भविष्य के मानव जाति पर बात करती। यह ह्यूमन काइंड करके जो किताब है वो भी भविष्य के मानव जाति पर बात करती। उसमें उन किताबों में कोई भी चैप्टर, कोई भी अध्याय जो है वो कला रूपों को लेकर नहीं। ह्यूमन, अगर आप मानव जाति का इतिहास लिखेंगे या भविष्य लिखेंगे बगैर कला रूपों को, किसी भी तरह का कला रूप हो, सैद्धांतिकी हो, सौंदर्य शास्त्र हो, वो सिरे से गायब है। छोटे मोटे 2-4 डायलॉग कहीं कहीं पर हैं, वो बात अलग है, लेकिन पूरा का पूरा कला रूप ही गायब है। कलाओं, साहित्य, संगीत को लेकर उनके कोई न प्रश्न है, न जिज्ञासाएं हैं, न शंकाएं हैं और न कोई समाधान। तो ये कहां से उभर कर आया? दूसरा ये प्रश्न इससे भी जुड़ता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमको वर्चुअल वर्ल्ड अब दिया है इस उत्तर आधुनिकता ने। तो मुझे लगता है कि हम कम से कम भारतीय या जो भी नास्तिक थे, वो चाहे ईसाई हैं या सामी लोग हैं, वो उनके पास तो एक वर्चुअल वर्ल्ड पहले ही था जहां वो सेटिस्फाई होते थे सब चीजों को लेकर। वो कहते थे कि उन्होंने कौवे को आधा घास दे दिया तो वो सेटिस्फाई होते थे कि हमने दान कर दिया। गाय को 2 रोटी देने के बाद वो मान लेते थे कि गाय का पेट हमारी तरफ से भर गया। तो एक वर्चुअल थिंकिंग हमारी पहले भी थी, जो अब भी होता है कि अगर आपने एम्बुलेंस को जाते हुए, रास्ता देते हुए एक व्यक्ति का वीडियो शेयर कर दिया तो शायद हमारी वो मानसिकता सेटिस्फाई हो जाती है कि हमने अच्छा काम कर दिया, भले ही वो अच्छा काम करने वाले बहुत कम होते हैं। तो क्या ये भी एक मानसिकता है जो साहित्य से समाज को दूर ठेल रही है, भाषा के प्रश्नों से समाज को दूर ठेल रही है? ये जो लंबे साधना की चीजें हैं, मतलब लंबी साधना का मतलब वैसे उस तरह की साधना नहीं है, लेकिन जो एक मेहनत मांगती है, लगातार आपको एकाग्रचित्त होने के लिए प्रेरित करती है, क्या ये चीजें निकल रही हैं? तो ये निकल इसीलिए रही है ना। वो जो इन्होंने अनिल ने बात की ना आभासी संसार वाली, बहुत सरल हो गया है चीज़ों पर बात करना, चीज़ों को कहना, बहस करना भी बहुत से। आप देखिए ना, डिस्कोर्स बढ़ा है, डायलेक्टिक खत्म हो गया।
बहस खत्म हो गई, द्वंद्व खत्म हो गया, डिस्कोर्स बढ़ा है। डिस्कोर्स आभासी संसार की चीज है, डिस्कोर्स में कोई द्वंद्व नहीं है। अगर द्वंद्व नहीं है तो फिर वास्तविकता पीछे छूटती है। और जो कला रूपों पर आप कह रहे हैं, इन किताबों पे बात नहीं है। उन किताबों में आप असल में सोचिए कि सिर्फ मनुष्य के विकास क्रम पर बात है, उसके परिवेश के विकास क्रम पर भी बहुत कम बातें हैं। सिर्फ मनुष्य के विकास क्रम पर बात है। अगर परिवेश के विकास क्रम पर बात होती तो जरूर कलाओं पर भी बात होती। मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन पहले नहीं बनाए, पहले उसने कुछ और बनाया, है ना। पहले उसने भित्ति चित्र में उसकी भाषा की जो ज़रूरतें थीं, उसकी जो अभिव्यक्ति की ज़रूरतें थीं, वो जो एक उसके भीतर जो घुमार था जिसको हम कहें ना, वो जैसे निकला है भित्ति चित्रों पर, मूर्तियों पर। उसने मिट्टी पर काम करना शुरू किया तो बर्तन बनाए, गहने बनाए, कितनी आकृतियाँ उसने बनाई। क्यों बनाने लग गया वो? ये मेरी अक्सर बातचीत होती है अपने विद्यार्थियों से भी कि पूरा धर्म वहीं से हुआ, पूरा दर्शन वहीं से हुआ। इसको लेकर भी ये किताबें बहुत ज़्यादा बात नहीं करती। मतलब आप सोचिए कि उस मनुष्य ने देखा होगा कि चीज़ें बनाने से बनती हैं। हाँ, मैंने पहिया बनाया तो बना, मैंने बर्तन बनाया तो बना। तो जो फिर उसने देखा होगा कि जो चीज़ें बनी बनाई हैं संसार में, उसके दिमाग में कहीं आया होगा कि ये बना, हाँ ये किसी ने बनाई होंगी। फिर उसने खुद को देखा कि मुझे भी किसी ने बनाया होगा। तो इस किसने बनाया होगा कि खोज में उसने ईश्वर बना लिया, है ना। तो इस पूरे विकास क्रम के बड़े बड़े लंबे वो हैं ये ना। और शायद किसी एक किताब का विषय हो भी नहीं सकते, किसी एक किताब से उम्मीद करना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन इन किताबों में ये अधूरापन जितनी भी आपने नाम लिए, ये है कि वो उसके परिवेश के विकास पर बात नहीं करती ना, छोड़ती हैं, बार बार फोकस होती हैं, केंद्रित होती हैं। शायद उनके शोध का विषय है, इसलिए ऐसा होता है। आपके भीतर लगभग 3 पीढ़ियां हिंदी कविता की बोल रही हैं। एक आपसे पहले जो लोग थे जिनके आप कभी दाय स्वीकार करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन आप उनको लगातार पढ़ते रहे, उनसे संवाद की स्थिति में लगातार बने रहे। आपने बहुत सारे आलोचनात्मक लेख लिखे हैं। तो एक पीढ़ी वो है जो आपके समकाल में थी, आपके साथ जिसने लिखना शुरू किया था, और अब भी वो लोग लिख रहे हैं, वो बहुत सारे मित्र और आप लगातार काम कर रहे हैं। एक पीढ़ी आपके शिष्यों की है जो आपके बाद लगातार लिख रहे हैं। मेरे शिष्यों की नहीं है वो पीढ़ी, आपकी तारीफ पा रहे हैं और ठीक है, आपसे सीख रहे हैं, अपना भी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। वो पीढ़ी भी आपके सामने है। इस तरह आप कैसे देखते हैं हिंदी कविता के फिलहाल के वर्तमान जो समय हमारा समकाल है, उसमें हिंदी कविता को कैसे देखते हैं? कविता है हमारे वर्तमान में खूब है और अपने समर्थ रूप में है। मुझे कोई शिकायत नहीं। इससे लोग अक्सर कहते हैं ये बात कि साहब इसका वे बहुत सीमित हो गया है ना, लोग पढ़ते नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा, बहुत है। और बात फिर वही एक विडंबना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आभासी संसार ने बहुत सहायता की है इसमें, कि है और बहुत है, और वास्तविक संसार में भी है, पहले से बढ़ी है और खूब लोग लिख रहे हैं, बहुत ऊर्जा के साथ लिख रहे हैं। जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में भी अभी कह रहा था आयोजन में कि चीज़ें मुश्किल हुई हैं, चीज़ें जटिल हुई हैं। अब मैं एक उदाहरण दूं कि अनिल अपने समुदाय, अपनी स्थानीयता को भी लिखे और लोकल नरेशन की तोहमत से बच जाए, उस चीज़ से बच जाए जो आमची मुंबई में हुई, है ना। मतलब आमची मुंबई से बचते हुए, वो तो हिंसा है, तो अपराध है, क्राइम है वो तो, है ना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। पहले की मुकाबले अब लिखने के लिए चुनौतियां कहीं ज़्यादा हैं। 80 के दशक, मतलब मैं ये ऐसा मेरा कहना पता नहीं सही होगा नहीं होगा, लेकिन 80 के दशक में कम से कम पक्ष चुनने की चुनौती इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी जटिलता नहीं थी। और जो 90 के दशक की पीढ़ी है, अंबुज बाई की, हरिचंद पांडे जी की, उनके पास ये विरासत थी। जब हम आए और हमारे बाद जब अनिल लोग आए, हम आए तो बहुत कुहासा था। हम चीज़ों को बदलते देख रहे थे। हम ये देख रहे थे कि ये सिद्धांत हमें सिखाया जा रहा है, चीज़ें तो इस सिद्धांत से हो ही नहीं रही हैं। मतलब बड़े बड़े कॉमरेड जो हैं वो लेवी लेके वुडलैंड के जूते पहन रहे थे, मोंटे कार्लो की जैकेट पहन रहे थे, हमारे लिए ख्वाब था। तो हम चीज़ों को सिद्धांत रूप में घटित होता देख नहीं रहे थे और हम जानते थे कि ये सिद्धांत सही है। जैसे लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। लोकतंत्र से सुंदर तो कोई चीज़ संसार में है ही नहीं राजनीतिक विचारधारा के तौर पे। तो हम उसको उल्टा घटित होते देख रहे थे। बड़े बड़े लोगों के हम पतन थे, हमारे सामने संकट बहुत थे और हमसे भी ज़्यादा संकट अनिल लोगों की पीढ़ी ने देखे हैं हर तरह से, और विरोध भी देखा है
क्योंकि हमारे समय में हमने किस रिवाज का विरोध कर दिया, हमने क्या कर दिया, वो कहीं पत्रिकाओं में चला गया, वो किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा। इन्होंने जो किया वो इनके गांव-गांव तक पहुंचा और उसने इनके लिए विरोध भी खड़ा किया स्थानीय स्तर पर। मतलब जो नागार्जुन ने हरिजन गाथा या रतिनाथी चाची लिखकर झेला होगा विरोध, वो विरोध ये पीढ़ी अपने जीवन में भी झेलती है। तो पहुंच बढ़ी है साहित्य की, इसका मतलब। शुक्ल जी का वाक्य है तो इसका मतलब वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है कि जो सभ्यता का आवरण बढ़ता जाएगा कभी कर्म कठिन होता जाएगा। उसके साथ शायद ये जोड़ना ज्यादा जरूरी है और वो ज्यादा जरूरी भी होता जाएगा कभी कर्म। फिर अगर जैसा सवाल मैंने आपको कविता के लिए पूछा था इस वक्त की, वैसा ही सवाल कविता हटाकर उसमें कविता, हिंदी कविता आलोचना के बारे में पूछूं तो उसके लिए आप कितने आश्वस्त हैं? आलोचना को लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ। आलोचना में बहुत संबंध निभाए जा रहे हैं। आलोचना में एकेडमिक संसार बहुत हावी है। मैं खुद हिंदी का अध्यापक हूँ, प्रोफेसर हूँ। अच्छा नहीं हो रहा है। प्रोफेसर कवि कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सीमाएं लांघ रहे हैं और आलोचना का पूरा एक ताना बाना है। मैं कुल मिला के संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच भी नहीं। और ये मेरा एक पुराना सवाल था जो उस इंटरव्यू में हमने लिया था कि क्या जरूरत आपको पड़ी कि आपने खुद ही आलोचना लिखत पढ़त या और जो भी है। हाँ, ये ज़रूरत मुझे इसीलिए पड़ी कि असल में बहुत संदर्भों से काम ले रहे हैं लोग आलोचना में असल में हो क्या रहा है कि लोगों के इतने सारे उल्लेख हैं कि लेखक न रहकर उल्लेखक हो जा रहे हैं। मतलब आप देखिए इस किताब का लेखक कौन है, मैं तो किताबें पलट के पूछता हूँ इसका उल्लेखक कौन है। उसमें इतने उल्लेख हैं, एक एक अध्याय में 300 उल्लेख हैं। बेंजामिन ने ये कहा, मार्क्स ने ये कहा, देरिदा ने ये कहा। अरे भाई, ये जो जिस पर आप बात कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आप कुछ तो बात करिए अपनी। तो इस सारे उसमें मैंने ये प्रयास आरंभ किया था और मैंने अपनी मौज में लिखा। हो मौज का मतलब ये नहीं कि मैंने किसी उसमें लिखा, मतलब बहुत गंभीरता से लिखा। और है ना, कई बार किसी को भ्रम हो और मुझसे लिखवाया भी गया। मुझे ज्ञान रंजन ने बाकायदा एक असाइनमेंट दिया डांट डपट के। पहल में लंबे लंबे लेख मुझसे लिखवाए गए। विनोद कुमार शुक्ल पर लिखवाया गया जिन्हें अशोक वाजपेयी के खेमे का कवि माना जाता था। मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूँ ना, इस भाषा में कोई बात करता नहीं है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। तो एक पूरा की पूरा संसार उलट दिया उस लेख से। मतलब विनोद कुमार शुक्ल को कहाँ खड़ा कर दिया गया था। तो लंबे लेख मैंने लिखे और उन लेखों में आपको शायद उल्लेख नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है नए बच्चों में, जो नए बच्चे निकल कर आ रहे हैं। आप उनको देखिए, उनसे बात कीजिए, उनकी सैद्धांतिकी बड़ी पक्की है, थियरी बहुत अच्छी है, चीजों का उल्लेख, लोगों का उल्लेख, पश्चिमी लेखकों का उल्लेख बहुत अच्छे से करते। टेक्स्ट पर आते हैं तो घबरा जाते हैं। हाँ। टेक्स्ट पर बातें नहीं करते हैं, कविताएं उनको याद ही नहीं है, थियरीज याद हैं बहुत। ऐसा मैंने बहुत सारे नए बच्चों से बात वो असल में आलोचना ना उस सैद्धांतिकी में जाके कसने लगी चीजों को, जिसको कसना था उसे समाज में जाकर, जिसके लिए वो सैद्धांतिकी है या टेक्स्ट में, जिसके लिए वो विचार है। हाँ, नहीं, मूल टेक्स्ट में तो जाइए लेकिन उस समाज में भी जाइए। अब जैसे राम सिंह पर बात करते हुए अनिल गया है ना, वीरेन डंगवाल की लंबी कविता राम सिंह पर, जैसी राय, साहसिक राय अनिल की है, नहीं है ना किसी और की। तो ये करना होगा ना, कि आपको अपने विषय को उन सैद्धांतिक पंक्तियों में, विचारकों में जाके नहीं कसना है ना, आपको कसना तो समाज में जाकर है, जिसके लिए वो सैद्धांतिकी बनी है। तो श्रोताओं, ये बातचीत आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र से सुनी और मैं एक बार पुनः प्रोफेसर मौर्य को और अपने साथी डॉक्टर अनिल कार्की को धन्यवाद देता हूं और आप सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।